जैसे कि पता है हम लोग जो है इसरो और एलएमआरसी यानी जो लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की तरफ से भर्ती आया है, उसके तहत जो है टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं। और ये हमारा तीसरे पार्ट का वीडियो है। अगर आप लोगों ने वो 2 पार्ट का वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके दोनों पार्ट की वीडियो को देख सकते हैं। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में जो है 40 क्वेश्चन का डिस्कशन कर लिया था और आज जो हम लोग जो 41 क्वेश्चन से आगे की क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। यह बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें वही क्वेश्चन ऐड कर किए गए हैं जिसमें पूछने की ज़्यादा संभावना और जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 41 नंबर का क्वेश्चन है चैन ड्राइव यूज, यानी चैन ड्राइव का जो प्रयोग हम करते हैं किसके लिए करते हैं? क्या वो स्पर गियर के लिए करते हैं, स्प्रॉकेट के लिए करते हैं, वर्म गियर्स के लिए करते हैं या फिर एक आइडलर गियर के लिए करते हैं? तो चैन ड्राइव का जो हम प्रयोग करते हैं वो स्प्रॉकेट के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। चैन ड्राइव का प्रयोग हम लोग स्प्रॉकेट के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है व्हाट इज द रोटरी मोशन, यानी घूर्णी चाल जो है क्या है? घूर्णी चाल क्या है? ये क्या ऑप्शन आपको मिल जाते हैं? सीधी रेखा में पक्ष और अग्रचाल, या फिर बी में मिल जाते हैं वृत्त के पक्ष और अग्रचाल, और सी में मिल जाते हैं सीधी रेखा में चाल, और डी में मिल जाते हैं वृत्त में चाल। तो क्या हो जाएगा? घूर्णी चाल हमारा क्या होता है? जो वृत्त में चाल होता है, यानी वृत्त में जो चाल होता है उसे तो ही घूर्णी चाल कहा जाता है। तो जो है काफी इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है ड्यू टू स्लिप ऑफ द बेल्ट द वेलोसिटी रेशियो ऑफ द बेल्ट ड्राइव, यानी बेल्ट के फिसलने के कारण बेल्ट ड्राइव का वेगानुपात क्या होता है? यानी कोई बेल्ट अगर यदि हमारे पुली से फिसल जाती है तो उसके पास जो उसका वेग अनुपात होता है वह क्या होता है? क्या वह डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है, बढ़ता है या फिर समान रहता है या फिर बढ़ या घट सकता है? तो क्या होता है कि जब बेल्ट के फिसलने के कारण जो है बेल्ट ड्राइव का जो वेगा अनुपात होता है वो हमेशा डिक्रीज होता है। ये चीजें जो है क्लियर होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है which of this is used to guide the tool and hold the job in mass production, यानी निम्न में से किसका उपयोग जो है बड़े पैमाने पर उत्पादन के टूल को गाइड करने और जॉब को जो है लोकेट यानी पकड़ने के लिए किया जाता है? तो इसमें क्या होता है कि हम कोई मास प्रोडक्शन में क्या करते हैं कि जॉब जॉब को जो फिक्स करने के लिए और साथ में जो है टूल को गाइड करता है। तो ये हमारा कौन सा उपकरण करता है? तो क्या ये गेज करता है या फिर जिग करता है, फिक्सर करता है या फिर हाउसिंग करता है? तो ये दोनों काम कौन करता है? तो ये जिग करता है, हमारा टूल को भी पकड़ता है और साथ में जो है टूल को गाइड भी करता है। तो ये जिग हो जाएगा, यानी बी जो है बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न द कटिंग टूल शो इज फिगर बिलो इज यूज्ड ऑन, नीचे दिए गए नीचे आरेख में दिखाया गया है कि कटिंग टूल का उपयोग डैश पर होता है, यानी जो है यानी जो ये फिगर देख रहे हैं ये इस कटिंग टूल का प्रयोग जो है कहाँ होता है? ये क्या ये प्लेनर पे होता है, स्लॉटर पे होता है या फिर ब्रोचिंग में होता है या फिर मिलिंग मशीन में होता है? तो कहाँ होता है ये? तो ये देख सकते हैं ये जो है ब्रोच टूल है तो इसका प्रयोग जो है ब्रोचिंग मशीन पे किया जाता है, यानी जो है 45 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ब्रोच सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। द डिस्टेंस द सॉरी द डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट on one thread to corresponding point on the next thread is called the, यानी जो है थ्रेड के एक बिंदु से अगले थ्रेड की तदनुरूपी बिंदु की दूरी को क्या कहते हैं? यानी मान लीजिए कोई इस प्रकार की थ्रेड है, ये कोई थ्रेड है, यानी इस बिंदु से लेकर और जो है इस बिंदु तक की जो दूरी यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस जो है क्या कहलाती है? तो ये क्या कहलाती है? तो ये जो हमारा हो जाएगा ये पिच होता है, यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? पिच कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। द फिगर गिवन बिलो सो ए, मतलब निम्न आरेख बताता है, एक नीचे फिगर दिया गया है तो ये जो फिगर देख रहे हैं ये फिगर बताना है आपको, ये फिगर जो है किसका है?
क्या ये टेप का है, नट का है, स्प्लिट डाई का है या फिर वाशर का है। अगर मैं वाशर की बात करूँ तो दोस्तों ये वाशर तो हो ही नहीं सकता, स्प्लिट डाई भी नहीं, और रही टेप की तो टेप है नहीं। जैसे कि टेप जानते हैं हम लोग, कोई किसी भी होल के अंदर अगर हम लोगों को इंटरनल थ्रेड काटना है तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, टेप का। और डाई का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जब हम किसी किसी भी जो है रॉड, किसी भी रॉड या फिर शाफ्ट पे जो है अगर बाहरी थ्रेड जो काटना है, एक्सटर्नल थ्रेड काटना है तो उसके लिए हम जो है डाई का प्रयोग करते हैं। और ये जो फिगर है ये डाई नट का है। किसका है, ये फिगर जो है हमारा डाई नट का है। और इसका उपयोग जो खराब और जंग लगी चूड़ियों को साफ करने के लिए जो है किसका, डाई नट का प्रयोग करते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ये डाई नट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शाफ्ट पर व्हील या पुली को घूमने से रोकने के लिए क्या प्रयोग होता है। मान के चलिए ये कोई शाफ्ट है और इसमें जो है यहाँ कोई पुली लगी हुई है, और शाफ्ट पर व्हील या पुली को घूमने से रोकने के लिए, शाफ्ट पे जो है व्हील या पुली को घूमने से रोकने के लिए हम क्या क्या यहाँ एक जो है की लगा देते हैं। जैसे की के प्रकार में पढ़ेंगे तो बहुत टाइप के की होते हैं, वहाँ पता चल जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, की लगाते हैं ताकि जो हमारा शाफ्ट घूमे ना। तो ये ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा, यानी ये वन सही हो जाएगा। ये जो है की हो जाएगा, इसके लिए हम की का प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न है, नीचे आरेख में किस प्रकार का नट दिखाया गया। आपको एक नट दिखाया जाएगा और वो पहचानना आपको कि वो किस प्रकार के नट है। चलिए देखते हैं। तो ये किस प्रकार का नट है, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं इसके साइड में जो है दो स्लॉट कटा हुआ है। बाद में क्या करता है, जब इसको बोल्ट में फिट करते हैं, फिट करने के बाद जो है इसमें एक स्क्रू लगा के इसे टाइट कर दिया जाता है। तो यहाँ जो स्लॉट कटा हुआ है इसके कारण ये संभव होता है कि हम यहाँ जो है इसको टाइट कर दें। तो ये स्लॉटेड नट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्हाट इज बी इन फिगर गिवन बिलो। यानी नीचे आरेख में बी क्या है, आपको ये बताना है। पूरी जो है ट्रेड दे दिया है, इसमें इसमें आपको जो है बी बताना है, ये नहीं इस भाग को क्या कहते हैं, तो ये बताना आपको। पहले फिगर फिगर को क्लियर कर लेते हैं। हमारा जो ये सी भाग है ये हमारा जो हो जाएगा, ये हमारा माइनर डायमीटर हो जाएगा। और वही ई की बात करें तो ई जो हमारा हो जाएगा, ई हमारा पिच डायमीटर हो जाएगा। और अगर बी की बात करें तो बी जो हमारा हो जाएगा, बी हो जाएगा मेजर डायमीटर। और यहाँ जी को देख रहे हैं, जी को जो है फ्लैंक कहा जाता है, यानी रूट और क्रेस्ट को जो एक तिरछी लाइन मिलाने वाली रेखा होता है उसे हम फ्लैंक कहते हैं। एफ हमारा रूट हो जाएगा, और डी जो है डी क्रेस्ट हो जाएगा। तो बी का पूछा है तो बी क्या हो जाएगा, मेजर डायमीटर हो जाएगा। तो मेजर डायमीटर आपको ऑप्शन सी में मिल जाता है, मेजर डायमीटर। तो ये सी जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 51 नंबर का प्रश्न में है, विच की टाइप हैज ए सेमी सर्कुलर शेप। यानी किस प्रकार की चाबी का आकार जो है अर्धवृत्ताकार होता है। तो आपको मिल जाता है ऑप्शन ए में जी भेद की, वुडरफ की, स्क्वायर की, या फिर जो है प्रेट और विटनी की। तो क्या हो जाएगा, तो हमारा जो वुडरफ की होता है वो उसका आकार जो है कुछ इस प्रकार से होता है, यानी हाफ सर्कुलर के रूप में होता है, यानी अर्धवृत्ताकार के रूप में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। आई बोल्ट्स आर यूज्ड, यानी आई बोल्ट का प्रयोग जो है कहाँ पे होता है। क्या पावर के ऑपरेशन में, यानी जो है पावर को ट्रांसमिशन में, या फिर लॉकिंग डिवाइस के रूप में, या फिर भारी मशीनरी को उठाने और जो है परिवहित करने में, या आघात और कंपन को अवशोषित करने में। तो क्या हो जाएगा कि आई बोल्ट का प्रयोग जो हम वहाँ करते कहाँ करते हैं, जहाँ हमको भारी मशीन को उठाने और जो है परिवहित करने में जो है हम आई बोल्ट का प्रयोग करते हैं। यानी भारी मशीन का लोड उठाने के लिए जो है हम आई बोल्ट का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिस टूल हैज ए शार्प मेटल पॉइंट फॉर मार्किंग ऑन मेटल। यानी इस टूल में धातु का चिन्हन लगाने के लिए धातु का तेज सिरा होता है। यानी कोई हमारा वर्क पीस है और इसमें जो हमको तेज धार लगाना है, यानी तेज जो है मार्किंग करना है,
तो ये इसके लिए जो है किसका प्रयोग किया है? क्या सेंटर पंच का प्रयोग करेंगे, फाइल का करेंगे, कोल्ड चीजल का करेंगे या फिर स्क्रैबर का करेंगे? तो सेंटर पंच का जो हम वहाँ प्रयोग करते हैं जहाँ हमको केंद्र की जो है बिंदु को फाइंड आउट करना है, यानी मध्य भाग को निकालना हो, तो हम सेंटर पंच करते हैं। और फाइल को जो है फाइलिंग के लिए करते हैं, और कोल्ड चीजल का जो है कोई कहीं चिपिंग वगैरह करना है या फिर पतली सीट को काटना है तो वहाँ चीजल का प्रयोग करते हैं। और जो स्क्राइबर का प्रयोग होता है वो मार्किंग के लिए करते हैं, जहाँ पे हमको जो है तेज धार लगाना होता है। और सेंटर को जो है मार्किंग को पक्का करने के लिए जो है, जैसे स्क्राइबर से हम मार्किंग कर लिए, उसके बाद सेंटर से जो लाइन को पक्का करने के लिए जो है यहाँ मार्किंग की जाती है। तो ऑप्शन जो है इस सही हो जाएगा, यानी इसमें तेज धार होता है और इसका प्रयोग जो है मार्किंग के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वाई इज ए रेचेट स्टॉप प्रोवाइड टू द स्पिंडल ऑफ एन आउटसाइड माइक्रोमीटर? यानी बाहरी माइक्रोमीटर के स्पिंडल में जो है रेचेट स्टॉप क्यों दिया जाता है? क्यों दिया जाता है? क्या वो अत्यधिक दाब को रोकने के लिए, अतिरिक्त दाब देने के लिए, उंगलियों को आराम देने के लिए, या रेचेट से अच्छा ध्वनि निकलने के लिए? तो क्या हो जाएगा? तो हम जो रिचेट स्टॉप का प्रयोग करते हैं अत्यधिक दाब को रोकने के लिए। जब हम मान के चलिए कोई ये माइक्रोमीटर सॉरी कोई माइक्रोमीटर जो है इस प्रकार की है, और इसमें इसमें हम जब कोई जॉब को बांधते हैं, जॉब को बांधने के बाद जो यहाँ पीछे में जो है एक इस प्रकार से रेचेट स्टॉप लगा देता है, और इसके ऊपर वाले भाग पे जो है नर्लिंग की होती है। तो जब यहाँ हम जॉब को बांधते हैं, बांधने के बाद जो हमारा जॉब एक्यूरेट सही मतलब बैठा है कि नहीं बैठा, इसके लिए हम रेचेट स्टॉप को घुमाते हैं। इसके बाद घुमाने के बाद जो है चेटरिंग की आवाज़ आती है। अगर चेटरिंग की आवाज़ आने लगी तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसको जो है लॉक करने जो है स्पिंडल को अब दबाव देना छोड़ देंगे, क्योंकि ये हमारा जो है एनविल जो है जॉब के सही संपर्क में जो है सरफेस के संपर्क में आ गया है। तो यहाँ से जो हम रेचेट स्टॉप से पता करते हैं। तो दबाव को रोकने के लिए कि और अधिक दबाव ना दे, इसके लिए हम जो है रेचेट स्टॉप का प्रयोग करते हैं माइक्रोमीटर में। अब जब माइक्रोमीटर का फंडामेंटल वीडियो देखिएगा तो उसमें पता चल जाएगा सारा चीज। तो ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 55 नंबर का है। अ, भिन्न पिच वाले हेक्सा का उपयोग होता है, मोटा पिच 10 होता है, यानी बताना है आपको कि मोटे पिच वाले का व्यास जो है कितना होता है। क्या वो 1.8 mm होता है, 1 mm होता है, 0.8 mm होता है, या फिर 0.5 mm होता है? तो मोटे पिच की बात करें तो उसका जो मतलब व्यास होता है वो 1.8 mm होता है, और इसका प्रयोग जो है सॉलिड ब्रास को काटने के लिए करते हैं। और वही अगर थिन शीट पतली शीटों को काटने के लिए जो है हम सबसे पतली जो है 0.8 mm का प्रयोग करते हैं। तो ये चीजें जो है क्लियर होनी चाहिए। तो ऑप्शन जो है ये राइट हो जाएगा, ये सही हो जाएगा ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। यूजली द हैमर हैंडल इज मेड ऑफ वुड विकाउज, यानी सामान्यतः हथौड़ी का हत्था जो है वुड यानी लकड़ी का बना होता है, क्योंकि ये बताना कि जो सामान्यतः जो हैमर का जो है, हैमर का जो हत्था है वो लकड़ी का क्यों बनाया जाता है? तो क्यों बनाया जाता है? क्या इट इज ए चीप, यानी ये सस्ता होता है, या फिर आघात को अवशोषित करता है, इट इज ए इट एब्जॉर्ब शॉक्स, जो है शॉक्स यानी आघात को जो है ये सहन करता है, या फिर सी में मिल जाता है, या वजन में हल्का होता है, या फिर डी में मिल जाती है आसानी से उपलब्ध होता है। तो क्या हो जाएगा? देखिए, जब जब हमको वर्कशॉप में बहुत ऐसे कार्य करने होते हैं जिसे ठोकने या पीटने की जरूरत होता है, और जो है इसका जो प्रयोग, इसके लिए जो प्रयोग किया जाता है वो हैमर का किया जाता है। मान के चलिए ये कोई हार्ड मेटल है, और इसमें इसमें हमको हैमरिंग करना है। अगर इस पे हैमरिंग करना है, तो हैमरिंग करने के बाद क्या, अगर ये हमारा जो हैंडल है अगर या तो फिर स्टील या फिर लोहा का होता है, तो उसमें क्या एक झंझनाहट सी होती है, यानी यह जो है यह आघात को जो है शॉक को जो अवशोषित नहीं करता है। और यदि इसको अगर हम वुड का बना देते हैं तो ये जो आघात को अवशोषित कर लेता है, जो कि हमारे हाथों में झंझनाहट नहीं होती है। तो इसके लिए जो हम हत्था हैंडल का सॉरी वुड का जो है हैमर के लिए वुड का जो हैंडल का प्रयोग करते हैं। तो वही पूछा गया है कि मतलब सामान्यतः जो है हथौड़ी के लिए हत्था लकड़ी का बनाया जाता है, क्यों? क्योंकि आघात को अवशोषित करता है। तो ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये बताना कि फाइल का कौन सा भाग जो है कठोर और टेम्पर्ड होता है, यानी फाइल का वह कौन सा भाग है जिसे हार्ड और टेम्पर्ड किया जाता है? तो हार्ड और टेम्पर्ड जो है फाइल के भाग को किसको कहा किया जाता है? क्या यहाँ टैंक को किया जाता है, फेरुल को किया जाता है, बॉडी को किया जाता है, या फिर हैंडल को किया जाता है? मान के चलिए ये कोई फाइल है,
और इसके ऊपर ये हैंडल बना दी और इस पे जो है ये दांत कटे हुए हैं। तो किसको हार्ड किया जाता है? क्या हैंडल को किया जाता है, या फिर टैंक को किया जाता है, या फिर फेरुल को किया जाता है, या फिर बॉडी को किया जाता है? तो इसके जो बॉडी के भाग है, जो पूरे बॉडी के भाग है, इसको हार्ड और टेम्पर किया जाता है, ना कि हैंडल, फेरुल या फिर टैंक। इस सबको हार्ड नहीं करते हैं, सिर्फ बॉडी वाले भाग को हार्ड करते हैं। तो ऑप्शन जो है सी जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। कीवे बनाने के लिए किस छेनी का प्रयोग करते हैं? जैसे कि पता है हम लोग को कि कीवे बनाने के लिए जो है हम लोग क्रॉस कट चीजल का प्रयोग करते हैं, यानी क्रॉस कट छेनी का प्रयोग कीवे बनाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। लेपिंग के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यानी आपको बताना है कि लेपिंग के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। यह एक धीमा प्रोसेस है। क्या जो लेपिंग प्रक्रिया वह धीमा प्रोसेस है? या यह एक अपघर्षक प्रोसेस है? उसके बाद सी मिल जाता है यह बेंडेड अपघर्षक है। या फिर डी मिल जाता है इस प्रोसेस से टाइट टॉलरेंस प्राप्त किया जा सकता है। तो क्या होगा? उसका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। यह एक जो है बाउंडेड अपघर्षक है, यानी इसमें बाउंड और एब्रेसिव का प्रयोग करके जो है लेपिंग में बाउंड और एब्रेसिव के प्रयोग करके जो है लेपिंग प्रक्रिया की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अधिकांश धातु विशेषकर अलौह धातु में समय के साथ कठोर हो जाने का गुण होता है, इसे क्या कहते हैं? यानी अलौह धातु जो है समय के साथ कठोर हो जाता है, तो इस गुण को क्या कहते हैं? तो इसे एज हार्डनिंग कहते हैं। इसे एज हार्डनिंग, यानी जो है सी सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतने ही, और कल जो है आगे 60 से जो है आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे।